नमस्कार दोस्तों। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 2014 का व्याख्यात्मक हल हम लोग देख रहे हैं। यह सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने 29 प्रश्न पूरे करा दिए थे। हम लोग आज 30वें प्रश्न से लेकर के 60वें प्रश्न तक की व्याख्या करेंगे। यह एक बुक से बनाया गया पीडीएफ है जिसमें नीचे व्याख्या दी गई है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको प्रैक्टिस सेट की तरह हम लोग इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विलोम शब्द है। विराट का विलोम शब्द है। विकल्प दिया है बृहद, वृहत, छोटापन, क्षुद्र। इसका सही जवाब क्या होगा? तो नीचे व्याख्या भी दी गई है, ठीक है, लेकिन हम लोग सबसे पहले यहाँ कोशिश करेंगे कि मन में अपना जवाब यहाँ पे आप दीजिए, फिर उसके बाद नीचे की व्याख्या आप पढ़ लीजिए यदि आवश्यकता होती है तो इसका सही जवाब होगा विराट का क्षुद्र। ठीक है, विराट मतलब बड़ा होता है और क्षुद्र मतलब छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अस्पृश्य का विलोम शब्द बताना है। अस्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? अस्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प दिया है स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य। देखिए इसमें मात्रात्मक त्रुटि है और एक विकल्प सही है, तो कौन सा सही लिखा गया है? इसमें आपको वर्तनी शुद्धि की भी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप जवाब दे पाएंगे। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? देखिए यदि हम कॉमन सेंस भी थोड़ा सा यूज़ करें कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट विकल्प सही है, तो यहाँ पे यदि हम इसको पढ़ लेंगे प्रश्न में भी कि कौन सी मात्रा यूज़ हुआ है, ठीक है, उस मात्रा के बाद फिर हम लोग आगे उपसर्ग के रूप में अ लगा देंगे तो वो सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये विकल्प डी जो है इसमें सेम यही सारी मात्राएं हैं और विकल्प आगे केवल अ लगा दिया गया है, जिससे यह प्रश्न का जवाब सही हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा गौरव का विलोम शब्द, सॉरी 32वां प्रश्न देखते हैं। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो विकल्प दिया है विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ और अनज्ञ। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ। अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। ठीक है, एक ये जो है सर्वज्ञ, तो ये अल्पज्ञ का विलोम शब्द सर्वज्ञ होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से है। आगे चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरव का विलोम शब्द बताइए। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? गौरव का विलोम शब्द लाघव, लघुत्व, लघुता या लघुतम क्या होगा? सॉरी, विलोम शब्द हो जाएगा लाघव। ठीक है, गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गौरव का विलोम शब्द लाघव है। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? तो बहिरंग का विलोम शब्द होता है, बताइए। सर्वांग विकल्प में दिया है सर्वांग, चतुरंग, अंतरंग और अभ्यंग। तो इसका जो है बहिरंग का जो विलोम शब्द होगा अंतरंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? ग्रस्त का विलोम शब्द, ग्रस्त का विलोम शब्द तो विकल्प दिया है सुप्त, मुक्त, ग्राह्य या लुप्त। तो ग्रस्त का विलोम शब्द सही इसका होगा मुक्त। ठीक है, नीचे हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आप यहाँ पे व्याख्या इसकी देख लीजिएगा। ग्रस्त का मुक्त होता है, सुप्त का जागृत होता है, ग्राह्य का त्याज्य होता है और लुप्त का प्रकट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यों में शुद्ध वाक्य ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है और इसमें थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि कई तरह की कमियां होती हैं जिसको ढूंढने के लिए थोड़ा सा वर्तनी शुद्धि और जो कथन होते हैं उनकी जानकारी हमें अच्छी और बारीक होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको। शुद्ध वाक्य है मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है। क्या यह सही है या गलती है? तो इसमें क्या गलती है ये हमें ढूंढ के निकालना है। मेरे घर के पास हलवाई की दुकान स्थित है। ठीक है, फिर मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। ठीक है, ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है। अब ये चौथा क्या है? मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। अब ये सही है मान लीजिए, तो ये क्यों सही है और ये तीनों क्यों गलत है? देखिए जो हमारा कथन होता है तो उस कथन में पहले में देखिए हलवाई की दुकान है, यहाँ पर एक होता तो बेहतर होता। और यहाँ पे मेरे घर के पास हलवाई की दुकान स्थित है, ये भी स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, दुकान है काफ़ी है, दुकान स्थित है ये ज़रूरी नहीं है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। एक हलवाइयों, क्या ये
शब्द सही लग रहा है? एक हलवाइयों की या एक हलवाई की दुकान है? नहीं, हलवाई की एक दुकान है, ठीक है? तो एक शब्द कहाँ लगा है, ये बहुत ही महत्व का होता है। तो इस वजह से विकल्प डी इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? ये भी सेम उसी तरह का है। इसमें भी हमें जो सही वाक्य है वो ढूँढ के बताने हैं। देखिए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण में अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। कृष्ण को अनेकों अनेकों नामों से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अब बताइए इसमें कौन सा सही होगा? बताइए। अब देखिए, इसमें जो विकल्प है तो विकल्प एक और ये जो डी है ये सेम लग रहे हैं। श्री कृष्ण के अनेकों अनेकों नाम है, नाम है। बताइए इसमें कैसे आप सही या गलत निकाल पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे तो सेम होने की वजह से बहुत समस्या आ जाएगी। लेकिन ये प्रिंटिंग की समस्या लग रही है। लग रहा है कि इस बुक में ये छापने में कोई दिक्कत हुई है, टाइपिंग एरर है ये। तो इसमें एक विकल्प में किसी में जो है अनेक होना चाहिए। ये अनेकों शब्द सही नहीं है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये भी सही होगा। तो ए या डी इसमें से एक में अनेक लिखा होगा तो वही सही होगा। अनेकों तब तो ये चारों कथन गलत हो जाएँगे, ठीक है? चारों कथन गलत होंगे, लेकिन जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र रहा होगा उसमें अनेक लिखा होगा, ठीक है? तो अनेक जब किसी स्टेटमेंट में लिख दिया जाएगा तो वो सही हो जाएगा, ना कि अनेकों पर जी सही है। आइए हम लोग 38वां प्रश्न को देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिखा है अनेक शब्द बहुवचन के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, अतः वाक्य में अनेकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उपयुक्त वाक्य में श्री कृष्ण के अनेक नाम है, शुद्ध वाक्य है, ठीक है? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तर तो सही लिखा है लेकिन प्रश्न में कहीं गलती हो गई है टाइपिंग करते समय। चलिए 38वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखो, वाक्यों में ये भी शुद्ध करना है। देखो, फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं, ठीक है? अगला है, देखो, फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। सी है, देखो, फूलों के ऊपर भंवरे गुंजारते हैं। डी है, देखो, फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं। अब देखिए, पहला और चौथा, देखो, फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। देखो, फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं। फूलों पर या फूलों के ऊपर, देखिए इसमें से कोई वो नहीं है। और ये जो है भौरे भिनभिनाना, तो मक्खियाँ भिनभिनाती हैं ना कि भौरे भिनभिनाते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दोनों ही। अब देखो, फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, और तीसरा है सी वाला कथन है, देखो, फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। देखिए, फूलों के ऊपर या फूलों पर, तो फूलों के ऊपर कहने की ज़रूरत नहीं होती है, फूलों पर ही काफ़ी है। और भंवरे गुंजारते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा, ठीक है? ए और डी ये तो गलत हो गया, अब बी और सी में देखना है। तो भंवरे गुंजार करते हैं, तो ये गुंजार तो सही है, लेकिन बात ये है कि फूलों पर होगा कि फूलों के ऊपर, तो फूलों पर, ये कथन सही हो जाएगा। कथन बी सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप यहाँ पे इसका व्याख्या पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या दिया है व्याख्या में, देखो, फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। प्रयुक्त वाक्यों में शुद्ध वाक्य भिनभिनाना शब्द क्रिया है जिसका प्रयोग मक्खियों के संदर्भ में किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 39वां, इसमें भी शुद्ध वाक्य को ढूंढना है। तो आइए देखते हैं हम लोग। उसकी शंका का निवारण हो गया। बी है, उसकी शंका समाप्त हो गई। उसकी शंका का समाधान हो गया, उन्हें अब शंका नहीं रही। तो कहीं कहीं हम लोग सुनते हैं कि शंका समाधान, ठीक है? तो शंका का समाधान किया जाता है, तो शंका शब्द के साथ साथ समाधान शब्द काफ़ी उचित माना जाता है, ठीक है? तो शंका का समाधान हो गया, तो शंका, तो ये विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है? उसकी शंका का समाधान हो गया। 39वां हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं 40वां क्वेश्चन। ये भी वाक्य है, और ये जो है संयुक्त वाक्य है। इसमें कुछ उस तरह से हमें जो है बताना है। तो देखिए इसका क्या होगा, पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त वाक्य का उदाहरण, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। अब बताइए इसमें कौन सा सही होगा? देखिए इसमें जो है सही कथन हम लोग कैसे छाँटेंगे? क्यों कैसे छाँटना है? तो संयुक्त वाक्य हमें आना चाहिए। संयुक्त वाक्य के कुछ रूल्स होते हैं, तो उस नियम को यदि हम जो है जानेंगे तो हम उसको हल करने में सक्षम हो जाएँगे। तो मुझे परीक्षा देनी है,
मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। तो ये जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। ये व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है सरल वाक्य हम खा चुके हैं, मिश्र वाक्य है मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका तब वह गया, और संयुक्त वाक्य क्या होता है मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। ये संयुक्त है, मतलब दो वाक्यों को मिला करके एक संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। आइए हम लोग 41वां प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कलेश, क्लेश, कलेश, क्लेश, ठीक है। अब इसमें केवल वर्तनी की जानकारी होनी चाहिए और ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो वर्तनी हम कैसे सही करेंगे, वर्तनी सही करने के लिए हमारी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें शब्दों पे ध्यान दे के पढ़ना होगा, चाहे कुछ भी हम पढ़ रहे हों शब्दों पे विशेष रूप से ध्यान देना होगा, मात्रा का ध्यान देना होगा, तब वो चीज़ें सही होती हैं। देखिए इसमें जो ये वाला है विकल्प सी ये सही है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्लेश है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार, 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 ठीक है। श्रृंगार, 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 श्रृंगार। देखिए इसका तो जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका उच्चारण करना शुद्ध शुद्ध संभव नहीं के बराबर है, ठीक है। तो अब लेकिन ये लिखा जाता है शुद्ध वाक्य में, और ये बहुत ज़्यादा प्रचलित शब्द है। मतलब वर्तनी शुद्धि में अक्सर ये पूछा जाता है, कहीं भी वर्तनी शुद्धि से प्रश्न यदि मिलते हैं तो वहाँ ये 2-4 बार जरूर पूछा रहा होता है। तो इसमें जो है आप रख लीजिए ये मात्रा सही है, ठीक है, श्रृंगार का। और बाकी ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है, तो ये सब गलत है और ये विकल्प सी सही है, ठीक है। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। 43वां प्रश्न क्या है, 43वां ये भी कई बार पूछा जा चुका है, और इतनी बार पूछा जा चुका है लेकिन फिर भी ये पूछा जाता ही है अभी भी। तो क्या है इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उज्ज्वल। देखिए इसमें ज पर मात्रा का ही केवल खेल है, ठीक है। ये वाला ज या ये उज्ज्वल होगा, उज्ज्वल, उज्ज्वल होगा, उज्ज्वल होगा, उज्ज्वल। तो इसमें ज़्यादातर लोग ये वाला सही मानते हैं, लेकिन ये गलत है। इसमें जो सही विकल्प है वो बी, उ और आधा ज फिर व ल, उज्ज्वल, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकशिपु, कशिपु और हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है बताइए तो। हिरण्य शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, हिरण्यकशिपु, ये सही लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए, ये भी बहुत प्रचलित प्रश्न है, हिरण्यकशिपु। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अगला क्या होगा, कवयित्री, कवयित्री, कवित्री, कवयित्री, कवयित्री। तो कवयित्री ये सही वर्तनी वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। कनिष्ठिका, और कनिष्ठिका मतलब जो कानी उंगली होती है, और मध्यमा तो जानते ही हैं बीच वाली उंगली, तो उसके बीच में जिसमें अंगूठी पहना जाता है उस उंगली का नाम क्या है। अनामी, अनामिका, अनामिका, अनामिका। मात्रात्मक इसमें है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कौन सा मात्रा सही है हमें ये बताना है। तो अनामिका, देखिए ये ज़्यादा उचित है, ठीक है, सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड यही है, डी विकल्प वाला। तो ये जो है सही है विकल्प डी, आप इसको देख लेंगे, ये भी कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। यहाँ पे व्याख्या में देख लीजिए, अंगूठे की बगल की उंगली को तर्जनी कहते हैं, बीच की उंगली को मध्यमा, मध्यमा के बाद की अनामिका, फिर सबसे छोटी को कनिष्ठिका कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं भाई, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी है तो क्या कहते हैं, दामाद। दामाद के पेट में माँ ने रस्सी नहीं, दामाद इतर, ये भी नहीं, दाम नहीं, दामोदर, ठीक है। दाम, रस्सी को दाम कहते हैं और उदर, पेट को उदर कहते हैं। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो तो उसको दाम उदर कहते हैं या दामोदर कहते हैं, ठीक है। 47वां प्रश्न हो गया। अगला होगा, दरअसल दामोदर गणेश उनको कहते हैं भाई, दामोदर कृष्ण भगवान को कहते हैं, क्योंकि एक बार वो माँ यशोदा ने जो है वो भाग रहे थे या माखन वाखन चुरा रहे थे, तो उनके पेट में रस्सी बांध दी थी, पेट में रस्सी बांध के खम्भे में उनको ऐसे रख दिया था, ठीक है। क्योंकि वो चोरी वोरी करते थे, परेशान करते थे, काफ़ी समस्या खड़ी कर देते थे उनके लिए, तो इसलिए उन्होंने पेट में रस्सी बांध के उनको छोड़ दिया था, तो इस तभी से उनको दामोदर कहा जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश
के लिए एक शब्द है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश को क्या कहते हैं? अनुचर, अनुवर्ती, अनुगामी, अनुगमनी। इसमें से क्या कहा जाएगा? तो अनुचर, अनुवर्ती, अनुगामी, अनुगमनी तो अनुचर कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर कहते हैं। ठीक है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले प्रश्न है। 10 प्रश्न इससे भी रहते हैं। अगला है 49th क्वेश्चन। 49th में जिसकी कोई कीमत न हो उसे, उसके लिए क्या शब्द होगा? जिसकी कोई कीमत न हो उसको क्या कहेंगे? कीमती। जिसकी कीमत न हो, कोई कीमत नहीं है, कीमती कहेंगे या अमूल्य कहेंगे या बहुमूल्य कहेंगे? देखिए, जिसकी कीमत हो तो वो हो गया कीमती, जिसकी जो बहुत कीमती है वो हो गया बहुमूल्य, जो बहुत कीमती है या बहुत मूल्य है तो वो बहुमूल्य हो गया, और जिसका कोई मूल्य ही नहीं है या जिसकी कोई कीमत ही नहीं है तो वो हो गया अमूल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, नपा तुला मतलब हिसाब किताब से वो भोजन करता है। ठीक है, मित व्ययी, मित व्ययी, मित व्यय, मिताहारी, मितहारिन। देखिए, मित व्ययी तो वो होता है जो थोड़ा सा कम खर्च करता है, सोच समझ के खर्च करता है, तो वो मित व्ययी होता है। मित व्यय क्या होता है? मित व्यय मतलब जो कम खर्च को मित व्यय बोलते हैं। ठीक है, और कम खर्च करने वाले को मित व्ययी बोलते हैं। मिताहारी ये शब्द सही है। ठीक है, मतलब क्या है? नपातुला या थोड़ा नपातुला भोजन करने वाले को मिताहारी कहते हैं। ठीक है, मितहारिन ये शब्द कोई नहीं होता है। नेक्स्ट लोग क्या देखते हैं? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए क्या कहेंगे हम लोग? ठीक है, बताइए। तो गुरु के समीप रहकर जो अध्ययन करता है, शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी या अंतेवासी। देखिए, उसके लिए अंतेवासी शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी कहलाता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो के लिए वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो तो मर्माहत उसको बोलते हैं। ठीक है, मर्माहत ये वाला विकल्प सही होगा। अगला हम लोग देखते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? पदभ्रष्ट, पदानवत, पदानुगत, पदच्युत। तो आप जानते ही होंगे पदच्युत शब्द काफ़ी जो है फेमस भी है। तो जो अपने पद से हटाया गया हो तो उसको कहते हैं पदच्युत। ठीक है, जो भ्रष्ट हो गया हो तो उसको पदभ्रष्ट कहते हैं। ठीक है, जो करप्शन करता हो उसको पदभ्रष्ट कहेंगे। जिसे किसी वस्तु का स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? बताइए तो। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो तो उसको क्या बोलेंगे? बताइए तो। निष्पृहा, निष्प्रिय, निष्प्रिय और निष्प्रिय। अब इसमें मात्रात्मक आपको नॉलेज होना चाहिए, तब आप इसका जवाब दे पाएंगे। मतलब वर्तनी ये है तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, लेकिन इसके लिए वर्तनी शुद्धि वाला ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। तो जिसको वर्तनी शुद्धि का अच्छा नॉलेज रहेगा वो इस प्रश्न को सही कर लेगा, अन्यथा गलत होने की संभावना बनी रहेगी। तो बताइए, देखिए इसमें जो होगा जिसे किसी वस्तु का स्पृहा ना हो वो हो जाएगा निष्प्रिय। ठीक है, निष्प्रिय, निष्प्रिय। ठीक है, निष्प्रिय शब्द जो है इसमें ये सबसे उचित है। ठीक है, मात्रात्मक त्रुटि तो निष्प्रिय शब्द नहीं होता, निष्प्रिय ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा है, हालांकि ये भी हो सकता है। ठीक है, निष्प्रिय ये भी सही लिखा है और ये बी वाला प्रश्न कथन भी सही है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी। तो आयोग ने इन दोनों को सही मान लिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? देखिए यहाँ पे है, ये व्याख्या दी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि हरदेव बारी में क्या लिखा है और ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह के हिंदी में क्या लिखा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित, 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 अप्रत्याशित। मात्रात्मक रूप से इसमें से कौन सही है ज़्यादा? बताइए, सबसे उचित कथन कौन सा है? तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे तो अप्रत्याशित कहते ही हैं, लेकिन सही है कौन सा ये बताना है। ठीक है, तो अप्रत्याशित शब्द में डी विकल्प इसका सही है। ठीक है, अप्रत्याशित में ये ज़्यादा सही है। अगला क्वेश्चन है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है? मच्छिका, माछी, मच्छी, मच्छिका। ठीक है, तो मात्रात्मक भी जानकारी होनी चाहिए। मच्छिका में से कौन सा सही होगा? तो विकल्प डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, हल्दी का तत्सम रूप है? हल्दी का तत्सम रूप बताइए तो। हरिद्रिका, हरिद्रा, हरिद्रा और हरिद्रा। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो हरिद्रा। ठीक है, हरिद्रा विकल्प सी सही है। नेक्स्ट है हुल्लास। हुल्लास का तत्सम रूप होगा हिलास, विलास, हास्य या उल्लास, तो उल्लास। ठीक है, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? नारिकेल,
नारिकेली, नारिकेल, नारिकेला। मात्रात्मक इसमें जानकारी होना जरूरी है, तो ये होता है नारियल शब्द का तत्सम रूप नारिकेल। ठीक है, कौन सा? पहला वाला नारिकेल सही है, विकल्प ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंह का तत्सम रूप बताइए। सिंह, तो सिंह का तत्सम रूप इसमें से ढूंढ लीजिए। श्रृंग, सिंह, श्रृंग, सिंह। कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प सी इसका सही जवाब है। दोस्तों, हम लोगों ने 30 प्रश्न आज सॉल्व कर लिए, और हम ऐसे ही सॉल्व पेपर की व्याख्या डालते रहेंगे। आप हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, नमस्कार।